अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चीन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास तो कल ही ख़त्म हो गया था, मगर अब भी दुनिया के कई अहम रहनुमा चीन में मौजूद हैं जो कल वर्ल्ड वॉर 2 की याद में होने वाली फौजी परेड में शरीक होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो इजलास में शिरकत के बाद वापस भारत पहुँच गए हैं, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनका वफ्द चीन में ही मौजूद है। आज वज़ीर आज़म ने दुनिया की दो बड़ी और ताकतवर शख्सियात यानी चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की है। चीनी और रूसी सदूर से होने वाली मुलाकातों में वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। और चीन ने एक बार फिर पाकिस्तान को आहनी दोस्त करार देते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत कर दी है और सीपेक मजीद आगे बढ़ाने पर भी तफसीली मौक़िफ़ दिया है। इस मुलाकात के हवाले से वज़ीर आज़म ऑफिस ने अपने एलामिये में बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान आहनी और हमा मौसमी ताउन पर मबनी शराकत दारी को मजीद मजबूत करने के लिए अपने मुश्तरका अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। उन्होंने सदर शी के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक अहम मंसूबे के तौर पर सीपेक की अहमियत को सराहा और सीपेक के अपग्रेड शुदा अगले मरहले, जिनमें 5 मजीद राहदारियों का इजाफा किया गया है, उसके कामयाब निफाज के लिए चीन के साथ मिलकर काम जारी रखने की ख्वाहिश का इयादा किया। इन इक़दामात से दोनों ममालिक को एक मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ मजीद मजबूत पाकिस्तान चीन कम्युनिटी बनाने में मदद मिलेगी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कसीरुल जहती ताउन को मजबूत बनाने के लिए सदर शी जिनपिंग के पुख्ता अज़म को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान इस सिलसिले में सदर शी जिनपिंग के तारीख़ी इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करता है, जिसमें ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव शामिल हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक चीनी सदर शी ने कहा कि चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा, ख़ास तौर पर जब कि सीपेक अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है और उसके तहत पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुक़ात मुनफरिद और बेमिसाल हैं और इसकी अक्कासी उनके दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बढ़ाने के ज़रिए होनी चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया और इस सिलसिले में पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म ने सदर शी जिनपिंग को अगले साल पाक चीन दोस्ती की 75वीं सालगिरह के मौके पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की भी दावत दी। बीजिंग में होने वाली इस मुलाकात के हवाले से खुद चीनी वज़ारत ख़ारजा ने भी एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात में चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक मजबूत बिरादराना रिश्ता है जो भरोसे और मुश्तरका इक़दार पर कायम है। दोनों ममालिक में एक आहनी दोस्ती कायम है जो तारीख़ के रशीब व फराज से गुजर कर बनी है और वक्त के साथ मजबूत हुई है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के एलामे के मुताबिक चीनी सदर ने मज़ीद कहा कि जब दुनिया में सदी में एक बार आने वाली बड़ी तब्दीलियाँ तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं तो चीन और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुक़ात खित्ते के अमन और तरक्की के लिए निहायत अहम हैं। दोनों ममालिक को चाहिए कि एक ज़्यादा करीबी चाइना पाकिस्तान कम्युनिटी की तामीर को मज़ीद तेज़ कर दें ताकि इस नए दौर में दोनों ममालिक के अवाम को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जा सके और पड़ोसी ममालिक के दरमियान मुश्तरका मुस्तकबिल पर मबनी कम्युनिटी बनाने की एक मिसाल कायम हो। एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सदर शी जिनपिंग ने जोर दिया कि चीन पाकिस्तान की वहदत बरकरार रखने, तरक्की पर तवज्जो देने और कौमी ताकत बढ़ाने की हिमायत करता है। साथ ही पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपेक 2.0 की तामीर और चाइना पाकिस्तान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अपग्रेड करने के लिए तैयार है। चीन सनत, ज़राअत और माइनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है ताकि पाकिस्तान की तरक्की की होम ग्रोन कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। चीनी सदर ने मजीद कहा कि चीन पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की हिमायत करता है और ये उम्मीद रखता है कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी अहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान मौसर और पुख्ता इक़दामात उठाएगा ताकि दो तरफ़ा ताउन के लिए एक महफूज माहौल पैदा हो। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने सदर पुतिन से कहा कि हम भारत के साथ आपके ताल्लुकात का एहतराम करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम भी आपके साथ निहायत मजबूत ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं।
Our relations have been on the improve in the last many years, but due to your personal commitment and interest, and I must say that I've been also very keen to strengthen our bilateral relations. I think we are in the right direction. Thank you very much for your invitation to visit your great country, and I'll be very happy to be there. We respect your relation with India. That's perfectly fine, but we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. In that, I find in you a very dynamic leader, and I want to assure you that I'd like to work with you very closely. चीन और रूस के सदूर से मुलाकातों के अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्की के सदर एर्दोआन और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत कई दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की हैं। चीन और रूस के सदूर से मुलाकातों में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी मौजूद थे, जो इस वक्त चीन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत अहम मुलाकातें, ज़ाहिर जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी हैं वो भी वहाँ मौजूद थे कॉन्फ्रेंस के लिए, उनकी भी दोनों सदूर से मुलाकातें हुई, फिर आज वज़ीर-ए-आज़म की भी मुलाकातें हुई हैं। अब एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें ज़ाहिर अमरीकी सदर ने टैरिफ्स लगाए हैं, चीन पर भी लगाए हैं, भारत पर 50% तक लगाए हैं। पाकिस्तान बात करता है सीपेक 2.0 की, जो सीपेक का पहला फेज़ था उसमें आप बाकायदा तौर पर मौजूद थे। प्रोजेक्ट्स के हवाले से आपने बतौर वज़ीर मनसूबाबंदी तमाम चीज़ें देखी हैं। उस वक्त तवक्को की जाती थी कि पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी आएगी, जो चीनी इंडस्ट्री रीलोकेट होगी वो पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान से बरामदात बढ़ेंगी। चीनी इंडस्ट्री ज़रूर रीलोकेट हुई, वियतनाम भी गई, कंबोडिया भी गई, इंडोनेशिया बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं जाके लगी। पाकिस्तान में वो नहीं हुआ। ये जो 2.0 है, इसमें उम्मीद करें हम, जब आपने इन मुलाकातों में भी शामिल हैं, कि पाकिस्तान में सरमायाकारी भी हो, 19% टैरिफ है पाकिस्तान पर, उसका फ़ायदा हो, पाकिस्तान से बरामदात बढ़ रही हो, सरमायाकारी हो। देखिए शाहजेब, जैसे कि आपने सीपैक का जिक्र किया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सीपैक से बहुत शुरू से मुंसलिक रहने का एजाज़ हासिल है। जब कागज़ का टुकड़ा था, सीपैक का हमने जो मंसूबा बनाया था उसे 3 मरहलों के अंदर इन्विसेज किया गया था। इसका जो फेज़ 1 था 2020 तक, उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटल नेक्स हैं, आपको याद होगा कि 13-14 में 18-20 घंटे बिजली नहीं थी। इसी तरह हमारा जो कनेक्टिविटी का चाइना के साथ सिलसिला और नेटवर्क था वो भी टूटा फूटा था। तो पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया गया और हमने तकरीबन 3 सालों में 2018 तक $25 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में सीपैक के तहत की। इसी के तहत सिंध के अंदर जो थर कोल हमारे पास 70 साल से दफन था, वो एक पैदावारी हैसियत में सबसे सस्ती बिजली पैदा करने का जरिया भी बना। 2020 के बाद हमने 9 इकोनॉमिक जोन बनाने थे, और अगर आपको याद होगा कि 17-18 तक एक ऐसा मोमेंटम बन गया था कि हर तरफ चीन की कंपनी और उनके नुमाइंदे थे। आप कराची से इस्लामाबाद किसी परवाज पे होते तो 10-15 चाइनीज बिजनेसमैन आपको मिलते थे। लेकिन 2018 के बाद जो हुकूमत आई, उसने पूरे सीपैक को स्कैंडलाइज किया। उसके वज़रा ने सीपैक के खिलाफ मनगढ़ंत और झूठे इल्ज़ामात लगा के बहुत फ़ज़ा को ख़राब किया, जिससे कि वो तमाम जो चीनी सरमायाकार हुए थे वो यहाँ पर आए हुए थे, वो बदल होके कोई वियतनाम चला गया, कोई कंबोडिया चला गया, कोई लाओस चला गया। ये नहीं, बल्कि वो जो 9 इकोनॉमिक जोन बनने थे उनमें से किसी एक पर भी 2022 तक काम मुकम्मल नहीं हो सका, और उसका नतीजा ये कि पाकिस्तान ने एक सुनहरी मौका खो दिया। फिर जब हमारी हुकूमत 2022 में पीडीएम हुकूमत वापस आई तो हमने जो सीपैक के रुके हुए मंसूबे थे उन्हें चालू किया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि गवादर बंदरगाह जो गेटवे थी सीपैक की, 4 सालों में उसकी मेंटेनेंस ड्रेजिंग नहीं की गई और उसकी गहराई तकरीबन 1.5 से 2 मीटर कम हो गई और कोई बड़ा जहाज वहां पर नहीं आ सकता था। हमने उसको आकर दोबारा किया। इसी तरह गवादर के बिजली और पानी के मंसूबे जो हैं उन पे कोई काम नहीं हुआ, वहां पर उसके मसाइल रहे, उनको अब हम आके मुकम्मल कर रहे हैं। तो चीन में अब ये हुआ ना, मगर ऐसे बात ना, क्योंकि अगर गवादर को एक अहम पोर्ट बनना था, इसके अलावा इंडस्ट्री का लगना, अब कुछ ऐसा है जिससे हम तवक्को करें कि अब सरमायाकारी हो, पाकिस्तान में सरमायाकारी भी आ रही होगी। जी शाहजेब, इसी के मैं तरफ आ रहा था कि ये सब जब
अंदर जो हमारी मुआशी बदहाली थी उसको भी हमने इस्लाहात के जरिए ठीक किया। तो इसके नतीजे में अब चाइना ने CPEC फेज 2 के लिए 5 कॉरिडोर्स की निशानदेही की है, और ये हमारा जो अपना उड़ान पाकिस्तान के 5 E's हैं उनके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, जिसमें कॉरिडोर ऑफ ग्रोथ है, कॉरिडोर ऑफ लाइवलीहुड्स है, कॉरिडोर ऑफ इनोवेशन है जिससे टेक्नोलॉजी की कोऑपरेशन होगी, कॉरिडोर ऑफ ग्रीन एनर्जी और कॉरिडोर ऑफ ओपन रीजनल कनेक्टिविटी है। अब इसके तहत हमारा फोकस ज़राअत की तरफ है, हमारा फोकस इंडस्ट्री की तरफ है, फोकस माइनिंग की तरफ है, और हमारा फोकस टेक्नोलॉजी और बिजनेस टू बिजनेस लिंकेजेस की तरफ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मरला हो गया, अब हमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है पाकिस्तान में। इस मकसद के लिए इसी दौरे में वजीर आजम एक 4 सितंबर को बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस, जिसमें तकरीबन 1000 के करीब चाइनीज बिजनेसमैन और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शरीक हो रहे हैं, उनमें बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स भी होंगे और बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं। अब CPEC फेज 2 का तमाम जो फोकस है वो इस तरफ है कि हम चीन से ज्यादा इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाएं, और बिलखसूस ज़राअत के अंदर हम पाकिस्तान को स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाएं जो क्लाइमेट चेंज का हमें खतरा दरपेश है। और आपने देखा कि इसी के तहत 1000 पाकिस्तान से ज़रई माहिरीन को चीन में तरबियत का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें तकरीबन 700 के करीब लोग या ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं या करने वाले हैं, और बाकी 300 भी इसी साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप फेज 2 में देखेंगे कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक ज्यादा प्राइवेट सेक्टर से बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट होगी, और यही मकसद है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यही मकसद है, और इसी से अगर आगे बढ़ सकते हैं, एक जो जहां चीन ने अपने एलामिया में सारी पाकिस्तान से दोस्ती के हवाले से बड़ी अहम बातें की हैं, वहां आखिर में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि चीन उम्मीद रखता है कि पाकिस्तान में मौजूद चीनी एहलकारों, मंसूबों, इदारों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान मौसर इकदाम करेगा। ज़ाहिर है माजी में पाकिस्तान में जो चीनी लोग हैं जो काम करते हैं उन पर हमले होते रहे हैं, चीन का एक कंसर्न रहा है, इस कंसर्न का उन्होंने यहाँ भी इजहार किया है। जी बिल्कुल, ये कुदरती बात है। अगर हम भी चीन की जगह हों तो हम भी इसी किस्म का इजहार करेंगे, लेकिन आपको पता है कि ये अनासर के जो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी कर रहे हैं और चीन के खिलाफ भी करते हैं, हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज, हमारे सिक्योरिटी के इदारे उनके साथ नबर्द आजमा है। रोज़ाना हम शहादतें भी पेश कर रहे हैं, और चीन की क़यादत ने हमारी इस रिजॉल्व को अप्रिशिएट किया और उन्होंने इससे एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ एक बहुत मौसर कार्रवाई कर रहा है, और हम उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह हमारे जो सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उसके में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और ये जैसे मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंसेस बड़े स्केल की हो रही है, इंशाल्लाह हमारा उनसे ताउन बढ़ेगा। इसी तरह चीन की एक कंपनी मजीद 1 लाख नौजवानों को IT की ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान करने जा रही है। इससे पिछली दफा जब वजीर आजम आए थे तो 2 लाख नौजवानों की सालाना IT स्किल्स की ट्रेनिंग का एक और कंपनी ने ऐलान किया था। तो अब ये जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बिजनेस लिंकेजेस है, मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में बहुत अहम है। इसी तरह हमारा फोकस ये है कि चाइना $2 ट्रिलियन की इंपोर्ट करता है हर साल, और पाकिस्तान का सिर्फ उसमें $3 अरब का हिस्सा है कि हम पाकिस्तान के लिए बेहतर एक्सेस हासिल करें और पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को भी गियर अप करें कि जो $2000 अरब की इंपोर्ट मार्केट हमारे सबसे करीबी दोस्त मुल्क की है, उसके अंदर हमारा सिर्फ हिस्सा $3 अरब नहीं होना चाहिए, हमें तो 50 या $100 अरब की एक्सपोर्ट सिर्फ चाइना को कर रहे होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अब ये सिमत हमने मुतय्यन कर दी है, और इंशाल्लाह आने वाले सालों में आप देखेंगे कि CPEC फेज 2 के तहत हम इसके असरात जो हैं और इसके जो समरात हैं वो समेट सकेंगे। मतलब ज़ाहिर है हम चाइना के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट रन करते हैं। अगर हम $23 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, टोटल ट्रेड है, तो $20 अरब इंपोर्ट करते हैं, $2.8 अरब की तकरीबन एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया भी बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट रन करता है चीन के साथ, तकरीबन $100 अरब का उनका ट्रेड डेफिसिट है। मगर अमेरिका इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट रन करता है, जिसकी वजह से उन्होंने उस पर टैरिफ लगा दिए हैं। भारत करीब आने की कोशिश कर रहा है चीन के, ऑप्टिक्स की हद तक उन्होंने इसका भरपूर इजहार करने की भी कोशिश की। पाकिस्तान ने SCO समिट में वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर जहां बात की दहशत गर्दी की, नाम लिए बगैर बताया कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं, तो वहीं एक डायलॉग की भी बात की।
कुछ ऐसा कोई माहौल बनता नजर आया? क्योंकि ज़ाहिर दोनों वज़रा आज़म तो नहीं नजर आए किसी भी एक ऐसी फुटेज में साथ बात भी करते हुए। देखिए, इसमें बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्टेचर और उनका कॉन्डक्ट एक बहुत मैच्योर स्टेट्समैन लाइक था। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में चीन की क़यादत से भी, आज सुबह प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, आज शाम को अब से कुछ देर पहले रूस के सदर पुतिन से भी बहुत तवील और बहुत अच्छी बातचीत हुई। लेकिन भारत के वज़ीर आज़म तो यूँ लगता था कि वो कुछ सेल्फियाँ लेकर अमेरिका को शायद दबाव देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। वो PR की एक उनका तासुर यहाँ पे उभरा बहुत लोगों के अंदर कि शायद जो अमेरिका से उनके ताल्लुकात ख़राब हैं वो उसके एवज सिर्फ रूस और चीन के सरबराहान के साथ तस्वीरें खिंचाकर गालबन अमेरिका को या तो ब्लैकमेल करना चाहते हैं या दबाव डालना चाहते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत एक संजीदा था और ज़िम्मेदार था। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को जहां बयान किया, वहां ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने हमेशा से खित्ते में अमन के लिए कोशिश की है। लेकिन वैसे मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि माहौल ऐसा हो कि भारत चीन के भी करीब आने की कोशिश कर रहा हो, फिर पाकिस्तान की तो चीन के साथ कुर्बत है ही, पाकिस्तान की मुलाकात रूसी सदर से भी हुई, भारत और रूस की बहुत कुर्बत रही है, तो कहीं से भी ये माहौल नहीं बन सका कि अगर डायलॉग की ऑफ़र पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कर रहे हैं तो कोई दरमियान में ऐसी बात हुई हो, ये मुख्तलिफ जो चीन के सदर हैं या रूस के सदर हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की हो कि हाँ जी दोनों ममालिक को आगे बढ़ना चाहिए, भारतीय वज़ीर कोई ऐसा माहौल नहीं नज़र आया वहाँ? देखिए, इसमें हर तरफ से जो है, जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया, लेकिन ये बात उन्होंने हर मीटिंग के अंदर कही कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है लेकिन इसे कमज़ोरी ना समझा जाए और हम किसी भी कीमत पे भारत की हेजेमनी को कबूल नहीं करेंगे। जब भी भारत बराबरी की बुनियाद पे बातचीत करने के लिए तैयार होगा तो हमारा जो भी दोस्त मुल्क इसमें फैसिलिटेशन करना चाहेगा हम उसकी खैर मकदम करेंगे। लेकिन पाकिस्तान भारत के साथ बाबनी मकसद बातचीत चाहता है, बराबरी की बुनियाद पे बातचीत चाहता है। लेकिन अगर भारत के ज़हन में यह है कि वो इस खित्ते में बालादस्ती कायम करना चाहता है तो पाकिस्तान उसे कबूल नहीं करेगा। और साहब, और मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान की रूसी सदर से मुलाकात हुई, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, वज़ीर आज़म ने उनका जो इन्विटेशन था उस पर भी मस्बत जवाब दिया, साथ में कहा कि आपके भारत के साथ ताल्लुकात हैं मगर हम चाहते हैं हमारे आपके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आगे हम ताल्लुकात को बढ़ाएं। अब एक तरफ सदर ट्रंप हैं और जाहिर है अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत हैं, वो किसी ना किसी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं पुतिन से भी और भारत से नाराज़ हो रहे हैं कि वो तिजारत करता है रूस के साथ। पाकिस्तान जब इन ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहा है तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख रहा है कि एक अनप्रेडिक्टेबल आदमी है सदर ट्रंप, और उनको भी देख के रखना है, या पाकिस्तान एक कंफर्टेबली आगे बढ़ रहा है और तमाम फ्रंट्स को देख रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे चीन है, ये सब मुल्क समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, ये दहशतगर्दी जितनी चीन की दुश्मन है उतनी रूस की दुश्मन है और उतनी ही अमेरिका की दुश्मन है। लिहाजा इस मौके के ऊपर पाकिस्तान को एक बहुत वसी बुनियाद के ऊपर हमायत हासिल है आलमी सतह पर। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे चाहे फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ को अमेरिका में जब बुलाया गया, उनकी जो पजीराई वहाँ पर है उसी तरह की पजीराई चीन में है और तकरीबन उसी तरह की पजीराई रूस के अंदर है। उनके सदर ने भी उन्हें दावत दी कि वो रूस का दौरा करें। तो लिहाजा आज पाकिस्तान को तमाम ममालिक समझते हैं कि पाकिस्तान जो जंग लड़ रहा है उसमें उसे कामयाब होना चाहिए और पाकिस्तान दुनिया के अमन की जंग लड़ रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान को एक बहुत ब्रॉड बेस्ड ताईद हासिल है। और जो मीटिंग हुई उसका, आप सदर पुतिन के साथ भी मीटिंग में मौजूद थे, उसका जो माहौल रहा, उसमें जो बातचीत हुई और फिर चीन के सदर के साथ भी ओवरऑल आप कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव रहा और पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिहाज से भी एक पॉजिटिव रहा और म्यूचुअल ट्रेड बढ़ाने के लिए भी एक पॉजिटिव रहा? जी देखिए, सदर शी जिनपिंग ने तो बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारे जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं इनका कोई और पैरेलल नहीं है और ये बिल्कुल पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात
दुनिया के जो भी वाक़यात हैं उनसे मुतासर हुए बगैर ये हमेशा मजबूत रहेंगे और ये हमेशा मजबूत से मजबूत तर होंगे। लिहाजा उन्होंने बड़ी अनक्वालिफाइड पाकिस्तान के साथ दोस्ती को रिकग्नाइज किया। इसी तरह जो रूस के सदर पुतिन है, उनको जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, एक्नॉलेज किया कि आपके भारत के साथ ताल्लुकात हैं, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन हम आपके साथ अपने मेरिट के ऊपर अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और उसका सदर पुतिन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और उनके जो वज़रा थे उन्होंने उन तमाम से वो तजावीज़ सुनवाई कि जो वो चाहते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में, चाहे वो तवानाई है, चाहे वो ज़राअत है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, किस तरह रूस पाकिस्तान के साथ अपने रवाबित को मजबूत करना चाहते हैं। और बिलखुसूस उन्होंने उस स्टील मिल का जिक्र किया जो माजी में पाकिस्तान और रूस के दरमियान दोस्ती की एक अलामत थी, और उन्होंने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हम उस स्टील मिल को या मॉडर्नाइज कर सकें या उसको नए तर्ज पे कायम कर सकें ताकि वो हमारी अलामत बरकरार रहे। और वजीर आजम ने भी उन्हें कहा कि जिस शराइत के ऊपर भी वो ये करना चाहेंगे हम उसे वेलकम करेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि दोनों सरबराहों के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। इसी तरह हमारी तुर्की के सदर से, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के सरबराहान से, तो पाकिस्तान को SCO समिट में एक बहुत अच्छा मौका मिला कि इन तमाम सरबराहान के साथ हमने बहुत एक मजबूत ताल्लुक की बुनियाद रखी, और हर मीटिंग में तकरीबन पाकिस्तान के साथ मजबूत मुआशी इक्तसादी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तरफ से हर लीडर ने उसका तज़किरा किया और ख्वाहिश का इजहार किया। बहुत शुक्रिया। असनी इकबाल साहब हमारे थे। दूसरी तरफ कई सालों तक चीन के खिलाफ बयानिया बनाने और भारतीय अवाम में चीन मुखालिफ जज्बात भड़काने के बाद कल और परसों खुद वज़ीर आज़म मोदी ने SCO सरबराही इजलास के लिए चीन का दौरा किया और वहाँ खुशगवार अंदाज में चीनी सदर से मिलते नजर आए, और उनका यही अंदाज भारत में उनकी ट्रोलिंग का बाइस बन गया है, क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी और उनकी जमात BJP भारत में चीन के खिलाफ बयानियाँ बनाती रही, राहुल गांधी पर चीन का हामी होने का इल्ज़ाम लगाती रही, उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाती रही, और अब कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की चीनी सदर से मुलाकात पर सवाल उठाया है कि क्या वज़ीर आज़म मोदी भूल गए हैं कि चीन भारत के खिलाफ क्या करता रहा। और अब अमरीकी सदर ट्रंप के गैर मामूली इक़दामात से चीन और भारत में क़ुर्बत बढ़ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते से अमरीका भेजी जाने वाली भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ लग चुके हैं, जिससे अमरीका में भारतीय मसनूआत मज़ीद महंगी हो गई है, और इससे न सिर्फ भारतीय एक्सपोर्ट्स शदीद मुतासिर हो रही हैं, बल्कि फौरी तौर पर ही भारतीय ताजिरों को मिलने वाले ऑर्डर्स भारत के तजारती हरीफ समझे जाने वाले उन ममालिक की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं जिन पर अमरीका ने कम टैरिफ लगाया है, और मुतादिद भारतीय सनतें मंदी का शिकार होना शुरू हो गई हैं। सारी सूरत हाल में भारत चीन के करीब होने की तो कुछ अमेरिका को अलामती पैगाम भी दे रहा है, मगर सदर ट्रंप फिलहाल अपना रवैया नरम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कल भी भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यह तक कह दिया कि भारत अब अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ तकरीबन ख़त्म करने को भी तैयार हो गया है, मगर भारतीय इंडस्ट्री के लिए इस सारी सूरत हाल में मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। और आज रॉयटर्स की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सऊदी अरब और इराक ने भी भारतीय रिफाइनर नयारा एनर्जी को तेल की फरोख्त रोक दी है। वाज़े हो कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नयारा इंडिया की तीसरी बड़ी रिफाइनरी है और उसकी 4 लाख बैरल्स योमिया ऑयल प्रोसेसिंग की सलाहियत भारत की टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी का 8% बनती है, जबकि भारत में 7% पेट्रोल स्टेशंस भी नयारा एनर्जी ही ऑपरेट करती है, और इस कंपनी में बड़ी शेयर होल्डिंग रूसी कंपनियों की है। जुलाई में यूरोपीय यूनियन ने रशियन बैक्ड रिफाइनर्स पर पाबंदी आयद कर दी थी, और फिर नयारा एनर्जी भी उन पाबंदियों की जद में आ गई थी, और इन पाबंदियों की वजह से बैरूनी खरीदारों ने पाबंदियों से बचने के लिए नयारा एनर्जी के प्रोडक्ट्स लेने से इनकार कर दिया। नयारा एनर्जी की खाम तेल की दरामदाद भी अगस्त के महीने में मुतासिर हुई, क्योंकि बड़े कार्गो शिप्स ना तो नयारा एनर्जी के लिए खाम तेल लाने को तैयार थे और ना ही नयारा एनर्जी की रिफाइंड प्रोडक्ट्स को भारत से बाहर ले जाने को तैयार थे। और आज रॉयटर्स ने ज़राए से खबर दी है कि सऊदी अरब और इराक ने नयारा एनर्जी को खाम तेल की फरोख्त बंद कर दी है। भारत की नयारा एनर्जी आमतौर पर सऊदी अरब से माहाना 20 लाख बैरल्स और इराक से 10 लाख बैरल्स खरीदती है, मगर खबर के मुताबिक अगस्त के महीने में इन दोनों ममालिक से नयारा एनर्जी को कोई शिपमेंट मौसूल नहीं हुई, क्योंकि यूरोपीय पाबंदियों की वजह से इस कंपनी को तेल की खरीदारी के लिए अदायगी में भी मसाइल का सामना है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ ने कायमा कमेटियों से इस्तीफे के बाद कौमी असम्बली के इजलास का भी बॉयकॉट कर दिया है। PTI के अरकान पार्लियामेंट ने बाहर अपनी अलग असम्बली लगाई और असद कैसर ने इजलास की सदारत की। इजलास में सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए करारदाद मंजूर की गई। और आज इमरान खान से मुलाकात के बाद चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने कहा है कि हमारा फैसला अटल है, इस्तीफे वापस नहीं लेंगे।
कायमा कमेटियों से नेशनल असम्बली के इस्तीफ़े दे चुके हैं। कुछ हमारे मैंने जो अवेलेबल नहीं थे उन्होंने भी दिया। खान साहब ने उसमें फ़र्दर हिदायत दी हैं कि कल परसों तक अपने चाबी तक, अपने ड्राइवर तक, अपनी गाड़ी तक सब कुछ वापस करें। ये फैसला हमारा अटल है। पैसा इस्तीफ़े जो है वो हम वापस नहीं लेंगे। इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर ने बात की है। आज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात से पहले जब नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार ने बैरिस्टर गौहर खान से सवाल किया कि आप एहतजाज भी कर रहे हैं, अदालतों में भी हैं, मगर लग नहीं रहा कि हालात किसी तरफ जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या हिकमत अमली है, तो बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि लग नहीं रहा कि हालात बेहतर हो रहे हैं। और इमरान खान की रिहाई के हवाले से सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि इसमें पेशरफ्त हो सकती थी, हमें लग रहा था कि कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो रहा है, तो उसी रात इमरान खान को दोबारा एक केस में अरेस्ट कर लिया गया। आपने एहतजाज भी किया, आप मुस्तफ़ी भी हो रहे हैं, आप अदालतों में भी है, आप सड़कों पे भी आए, लग नहीं रहा कि हालात किसी तरफ जा रहे हैं, तो इस पर अब क्या हिकमत अमली होगी? आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि लग नहीं रहा कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हम एक सियासी पार्टी है और सियासी एक्टिविटीज़ करना हमारा हक है। और हम ये तो नहीं कह सकते, सियासी वर्कर कभी मायूस नहीं होते, वो मुसलसल जदोजहद करते हैं और जब वक्त आ जाता है अल्लाह ताला चाहता है तो वो कामयाबी से हमकिनार भी करता है। आप समझते हैं कि एक दो मरतबा मौके आए थे कि खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती थी? देख, कई सारे ऐसे मौके तो आए थे जिसमें से कोई पेशरफ्त आगे कुछ हो सकता था, लेकिन वो हम बता चुके हैं कि देखो ओवरनाइट जिस वक्त हम आलमोस्ट एट द वर्ज थे, हमारी कोई डायलॉग की आगे तरफ बात नहीं बढ़ी थी, लेकिन एक ऐसा कंटेस्ट इस्टेब्लिश हो चुका था जो हम सोच रहे थे कि ये कंटेक्ट अगर इस्टेब्लिश रहे और आगे बात बढ़े तो कोई बेहतरी की तरफ हम चले जाते। लेकिन उसी नाइट खान साहब को दोबारा एक केस में अरेस्ट किया गया जिससे सारे हालात जो है ना रिवर्स हो गए। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान की रिहाई में दो रुकावटें हैं। एक तो ये कि मुल्क में आइन और कानून नहीं है, दूसरा इमरान खान के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मसला है, वो उन्होंने खुद हल करना है, मेरे पास उसका इख्तियार नहीं है। इमरान खान की रिहाई में जो रुकावटें हैं दो हैं। एक रुकावट है कि मुल्क में कानून नहीं है, आइन ही नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ी रुकावट है। जब कानून फाल हो जाएगा मुल्क के अंदर तो खान साहब रिहा हो जाएंगे। दूसरा ये है कि खान साहब का जो है इस वक्त जो मसला चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो मसला हल हो जाए, वो खान साहब ने खुद ही करना है, सारी बात है, मेरे पास तो इख्तियार उसका है नहीं। दूसरी तरफ अली-अमीन गंडापुर ने आज इस्लामाबाद में केपी हाउस में सहाफ़ियों से तवील मुलाकात की और कहा कि माजी के वाक़यात के बाइस फ़ौज और इमरान खान के दरमियान एतमाद का फुक़दान है, माफ़ी से बाहर निकलें, जो हुआ उसे ख़त्म करें, आगे बढ़ें। उन्होंने डायलॉग का आगाज़ किया मगर फिर वो ख़त्म हो गए। अली-अमीन गंडापुर ने मज़ीद कहा कि एक वक्त आएगा कि जब सबको एहसास होगा कि मुल्क के लिए बैठकर बात करें। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे हमारे साथ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी मौजूद हैं, जो अली-अमीन गंडापुर के साथ मीटिंग में भी मौजूद थे। इसके अलावा मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे। हैदर शराजी, पहले आप बताइएगा, अली-अमीन गंडापुर ने सहाफ़ियों से भी कोई 2 घंटे की नशिस्त में बात की है, इसके अलावा भी बातें की हैं, क्या बातें की हैं? देखिए, अली-अमीन गंडापुर की ये एक नशिस्त नहीं है, ये इससे कबल रमज़ान में एक इफ्तारी के मौका पर उन्होंने सहाफ़ियों के साथ नशिस्त रखी थी। लेकिन अब पार्टी के रहनुमा भी ये सोच रहे हैं कि क्यों अचानक उन्होंने रिपोर्टर्स, फिर एंकर पर्सन, इसके अलावा ब्यूरो चीफ और डायरेक्टर न्यूज़ के साथ एक तवील मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये ऐसे वक्त में मुलाकातें हो रही हैं या पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अली-अमीन गंडापुर अचानक पहुँचे जब इमरान खान ने आखिरी मुलाकात में कहा था कि अली-अमीन गंडापुर मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। और दूसरा ये कि बानी पीटीआई ने पार्टी की सीनियर क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा था कि मैं महमूद खान अचकज़ई को और दूसरा इस अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर लगाने जा रहा हूँ। इस दौरान जब बानी पीटीआई ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया तो अचानक पार्टी के रहनुमा हमें नज़र आ रहे हैं कि वो मोबिलाइज़ हो रहे हैं और पार्लिमानी कमेटी के इजलास भी बुलाए जा रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ केपी हाउस में ये मीटिंग बुलाई गई, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, जिसमें अली-अमीन गंडापुर शरीक हुए और कहा कि पार्टी के अंदर से भी मुझे हटाए जाने के हवाले से आवाज़ें आ रही हैं। और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि अगर ऐसा हुआ तो आपको मैं बता दूं कि मुझे 22 से ज़्यादा MPAs के बयान हल्फी दिखाए गए या मैंने देखे जो कि जिनके बयान हल्फी मौजूदा
ताकतवर हलकों के पास मौजूद हैं और मैं इस वक्त इसलिए भी ज़रूरत हूँ उनकी क्योंकि अफ़गानिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है इसमें वहाँ पर जिरगे का सिस्टम चल रहा है, तो इस वक्त वो नहीं हटाएंगे। और आप भी जो मुझे हटाने के ख्वाब देख रहे हैं अपने घोड़े अस्तबलों में बांध लें। इसी दौरान पार्लिमानी पार्टी ने एक फ़ैसला किया, मुकम्मल मुशावरत की कि अब बानी पीटीआई के पास जाकर हमें बताना चाहिए कि पार्लिमानी पार्टी या मौजूदा पीटीआई की क़यादत को मुज़ाकरात यानी बामानी मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। अब ये मुकम्मल इख्तियार पीटीआई की मौजूदा क़यादत ऐसे वक्त में मांग रही है जब गुज़श्ता हफ्ते ही बानी ने महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया और कहा कि आप अपोजिशन लीडर हैं, आगे बढ़ें। लेकिन पीटीआई अपनी ही जमात अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रही, जिसका सलमान अकरम राजा और अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर ने फिर इस हवाले से क्या बातें की? जब आज सहाफ़ियों से भी उन्होंने 2 घंटे की निश्चित की, क्या बातें की? आज उन्होंने कहा है कि 2018 में कुछ गलतियां हुई और जो सियासी गलतियां हुई हैं वो दोबारा नहीं होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह पर जो मुकदमा किया गया वो भी गलत था। उन्होंने कहा कि सदारती निज़ाम की बाज़गश्त है। जब सवाल किया वहाँ सहाफ़ियों ने तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये दुरुस्त है और ये जो सदारती निज़ाम है तो बानी पीटीआई वो इलेक्शन में आएंगे तो इससे जीत सकते हैं, मुल्क भर में उनकी पॉपुलैरिटी है। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर ने कालाबाग डैम के हवाले से भी बात की है कि ये डैम बनना चाहिए और मुल्क भर में इत्तफाक राय पैदा होना चाहिए। और उन्होंने सियासी इत्तफाक राय की ऐसे वक्त में बात की है जब वो एक जुमले में सियासी इत्तफाक राय और तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, अगले ही जुमले में उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद की और साथ ही पीपल्स पार्टी के गवर्नर पर तनकीद की। यानी वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं दीगर सियासी जमातों पर और उन पर तनकीद भी कर रहे हैं, जबकि पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा ये समझते हैं कि ये ऐसे वक्त में पार्टी के वो लोग मोबिलाइज हो रहे हैं जो गुज़श्ता चंद माह से पार्लिमानी मौजूदा हुकूमत को जवाज़ फराहम करने के लिए इस असेंबली में भी रह रहे थे और हर वक्त मुज़ाकरात की बात करते थे जबकि मुज़ाहमत की बात नहीं की जा रही थी। क्या वजह है कि वो सब इकट्ठे हो रहे हैं? और एक और बात, अपोजिशन इत्तेहाद को भी इस सारे अमल से दूर रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आदत शराजी तफसीलात बता रहे थे। हमारे साथ मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। मुनीफ फारूक साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप ज़रा बहुत सारे अंदर के मामला बताते रहे। बैरिस्टर गौहर खान साहब कह रहे हैं कि रिहाई के हवाले से पेशरफ्त हो रही थी, कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो रहा था और उस रात इमरान खान साहब को एक केस में अरेस्ट कर लिया गया। यानी कि वो फिर पीटीआई यही तासुर दे रही है कि मामला कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे और एक दफ़ा फिर जो है वो कॉन्फिडेंस को शटर किया गया, उन्हें एक और केस में अरेस्ट करके। देखिए शाहजेब साहब, ये जो इम्प्रेशन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब जिन हालात का जिक्र बता रहे हैं, देखिए ये ऐसे बहुत से बीच में मौके आए जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी तशरीह इस तरह की, इंटरप्रेट इस तरह किया कि शायद कोई ब्रेक थ्रू होने लगा है। चाहे वो कोर हेडक्वार्टर पेशावर में बैरिस्टर गौहर खान साहब की और अली बिन गंडापुर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हो, चाहे नवंबर 2024 के अंदर जो मामलात थे उसमें होने वाली चंद मुलाकातें और चंद अनयूजुअल टाइमिंग्स पे अडियाला जेल के दरवाजे खुलना हो, चाहे संजानी का मकाम हो, वहां पर सुबह 7 बजे सवाती साहब के लिए 6 बजे दरवाजा खोला जाना हो, ये तमाम वो मामलात थे जिससे तासुर ये लगा कि शायद कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है। जिस तरह अभी हैदर शराजी बता रहे थे, देखिए ये तासुर मिला जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब को कि मामलात चल सकते हैं या डायलॉग हो सकता है। तो गिरफ्तारी जिन्होंने की या जिस तरह से हुई वो आप भी बखूबी समझते हैं और मैं भी कि अगर गिरफ्तारी हुई तो ऐसा तो नहीं है कि किसी जगह पहले नेगोशिएशन होती हुई जब डेडलॉक हुआ तो फिर साथ ही गिरफ्तारी होगी, ऐसा तो नहीं हुआ। इशू यहाँ पर ये है शाहजेब साहब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अब एक कोर इशू अटैच हो गया है। वो ये और बल्कि हो नहीं गया, ये हमेशा से था कि तहरीक इंसाफ के लीडरशिप से इमरान खान साहब से बातचीत नहीं होगी। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को खास तौर पर इमरान खान साहब को खास फोकस से, खास लेंस से देखा जाता रहा है और बदकिस्मती से आज भी वो लेंस उसी तरह मौजूद है। चाहे इस पूरे मामले में कानून और आइन की पासदारी मुकम्मल तौर पर ना हो, चाहे निहायत बसद एहतराम मुतनाज़ा फैसले पाकिस्तान की अदालती तारीख में आए, चंद ऐसे फैसले आए जिनके ऊपर मुस्तकबिल में सवाल उठाए जाए, लेकिन जो कोर इशू है वो अभी भी उसी तरह मौजूद है जैसा पहले दिन था। वैसे मगर क्या अब सूरत हाल ये है, क्योंकि अब जब अली बिन गंडापुर भी कहते हैं कि माफ़ी से आगे बढ़ें, कि अब सूरत हाल ये है कि अगर इमरान खान साहब खामोश रहने के लिए मान जाएं तो कम अज़ कम उन्हें बनीगाला मुंतकिल किया जा सकता है। वो नहीं मान रहे,
इसलिए ऐसा नहीं हो रहा? देखिए, ये जो बनी गाला मुंतकिली की बात है शाहजेब साहब, ये पहले भी उठाई गई थी और चंद दोस्तों ने, चंद पाकिस्तान के बड़े नामों ने कहा जी कि एक बेसिकली एक ब्रेक थ्रू नहीं हो सका था। इमरान खान साहब को ऑफर की गई थी बनी गाला शिफ्ट करने की। मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, आपको मुतअद्दिद दफा अर्ज किया, मैं आज भी अपनी खबर पर कायम हूँ कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से निकालकर बनी गाला मुंतकिल करने की कोई डायरेक्ट ऑफर पाकिस्तान की हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट के किसी रुकन ने इमरान खान साहब को नहीं दी। अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कोशिशें की, वो उन कोशिशों में नाकाम हुए। वजह सिर्फ एक थी, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि इमरान खान साहब के साथ या उनकी जमात के साथ वो धोखे ही ज्यादा हुए हैं, कोई कॉन्क्रीट किस्म की बात नहीं हुई। ये गंडापुर साहब ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश थी, मैं ले गया था मामलात को वहां तक, लेकिन होता वही रहा है। आप यकीन मानिए, पिछले कुछ अरसे में बैरिस्टर गौहर खान साहब ने खास तौर पर बड़ी कोशिश की है कि वो किसी जगह कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश करें, लेकिन नहीं हो पाया। अभी तक भी, आज तक भी नहीं हो पाया। और ये जो खामोशी वाली बात है, इमरान खान साहब खामोश हो जाएं तो बनी गाला जा सकते हैं। देखिए, आप बीमारी को उज़र बनाकर उन्हें किसी और जगह मुंतकिल कर सकते हैं। खामोशी इमरान खान साहब अगर ले भी लेते हैं, इस ऑप्शन को अडॉप्ट भी कर लेते हैं, तो सवाल यह है कि क्या उनके खिलाफ केसेस खत्म हो जाएंगे? क्या जिन केसेस के अंदर अभी पाइपलाइन में है, ये तोशा खाना 2 और रावलपिंडी डिवीजन के जो केसेस हैं 9 मई के और 24 नवंबर के, पिछले साल नवंबर 2024 के, वो केसेस खत्म हो जाएंगे? क्योंकि उनमें तो अभी कन्विक्शंस भी होनी है, बहुत कुछ होना है। उसके हवाले से अभी तक तो दरवाजा बंद है। ये जरूर मुमकिन है कि वक्त के साथ साथ एक नेचुरल डिस्कोर्स है जिसमें शायद कुछ ऐसा हो जाए जिससे हालात में बेहतरी आए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि किसी दूसरी साइड पर गुस्सा ठंडा हो, हालात बेहतर हो, लेकिन आज की तारीख में भी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है। बल्कि शायद इस्लामाबाद के अंदर जो नई जेल बन रही है उसके अंदर भी खास अरेंजमेंट हो रहा है और मुमकिना तौर पर कुछ अरसे बाद खान साहब को वहां शिफ्ट कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक से तज़किया दे रहे थे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में एक और इख्तलाफ सामने आ गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल कालाबाग डैम को मुल्क की ज़रूरत करार दिया और आज भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि सबको मुतमईन करके कालाबाग डैम जैसे मंसूबे को अपने बच्चों और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए करना चाहिए। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक़ के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके कालाबाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। मगर आज अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम के हवाले से बयान पर जब सहाफ़ी ने तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सद कैसर से पूछा तो उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम के हवाले से अली अमीन गंडापुर का बयान उनका पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर छेड़ना अच्छा नहीं है। गंडापुर ने कहा कि कालाबाग डैम जो है वो बनना चाहिए, तो आपको इसमें क्या मौक़िफ़ है? अली अमीन साहब का वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत है। इस वक्त और भी छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। अली अमीन खान के अपने इलाके में CRBC एक प्रोजेक्ट है, उससे जो है ना वहाँ के लोगों की जो पानी की ज़रूरियात है वो पूरी हो जाएंगी और डैम को स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है। मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूर छेड़ना मुनासिब नहीं है। प्राइम एक ब्रेक शामिल करते हैं। सैलाबी रेला अब मुल्तान से होता हुआ सिंध की जानिब बढ़ रहा है। क्या सूरत हाल है, पे सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों और दरियाए चनाब, रावी और सतलज में सैलाबी सूरत हाल की तबाहकारियाँ ताहाल जारी हैं और अब ये सैलाबी सूरत हाल पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए सिंध की जानिब गामजन है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जानिब से जारी आदादोशुमार के मुताबिक बारिशों और सैलाब की वजह से मुल्क भर में अब तक 881 अफराद जा बहक और 1176 ज़ख्मी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहाँ 26 जून से लेकर अब तक बारिशों और सैलाब की वजह से 488 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिनमें 62 ख़वातीन और 89 बच्चे भी शामिल हैं और 350 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। जबकि इसी अरसे के दौरान पंजाब में सैलाब और बारिशों की वजह से जा बहक अफराद की तादाद 223 हो गई है, जिनमें 90 बच्चे और 38 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 648 अफराद ज़ख्मी हैं। इसके अलावा सिंध में बारिशों से 58 अफराद
बलूचिस्तान में 26, गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 37 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। डीएमए के मुताबिक बारिशों और सैलाब की वजह से मुल्क भर में 9,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है, जबकि 8,000 से ज़ायद मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल ताहाल बरकरार है और सूबे के वस्ती इलाकों में तबाही फैलाने के बाद अब दरियाए चनाब, सतलज और रावी का पानी जनूबी इलाकों में दाखिल हो चुका है। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला मुल्तान की हदूद में पहुंचने के बाद मुल्तान शहर को बचाने के लिए कायम अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फीट तक इजाफा हो गया है और पानी के बढ़ते दबाव के बाइस हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और ख़तरनाक सूरत हाल के पेश नज़र हेड मोहम्मद वाला को बचाने के लिए सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद भी लगा दिया गया है। इसी तरह दरियाए चनाब में झंग के करीब हेड तरीमू के मकाम पर पानी के बहाव में कमी के बावजूद ताहाल ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है, जबकि दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक के करीब है, जो कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसी तरह दरियाए सतलज में भावल नगर के करीब हेड सुलेमांकी में पानी का बहाव तकरीबन 1,24,000 क्यूसिक के करीब है, जो कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भावल नगर में सैलाबी रेले से 100 से ज़ायद बस्तियाँ मुतासिर हो चुकी हैं, जबकि विहाड़ी में भी दर्जनों बस्तियाँ ज़ेर आब आ गई हैं। इसके अलावा दरियाए रावी में खानेवाल के करीब वाक़े हेड सिदनाई से भी इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और ये सैलाबी रेला कमालिया में तबाही मचाने के बाद अब पीर महल की हदूद में दाखिल हो चुका है और पीर महल के करीब 30 देहात ज़ेर आब आ गए हैं। जबकि कल रात को डायरेक्टर जनरल PDM पंजाब इरफान अली काठिया ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए बताया था कि हेड सिदनाई पर पानी का दबाव बढ़ने की सूरत में माई सफूरा बंद को ब्रीच किया जा सकता है, जबकि अब से थोड़ी देर पहले PDM पंजाब ने हमें बताया कि ब्रीच के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर पानी के बहाव में कमी ना हुई तो बंद को ब्रीच कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हेड सिदनाई से दरियाए रावी का ये सैलाबी रेला आगे बढ़कर दरियाए चनाब में शामिल हो जाएगा और फिर पंजनत के मकाम पर इसमें दरियाए सतलज का पानी भी शामिल हो जाएगा, जहाँ से ये तीनों दरिया दरियाए सिंध में शामिल होकर गुड्डू बैराज की जानिब बढ़ेंगे। कल हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा था कि इस पानी को तरीमू से पंजनत तक पहुँचने में तकरीबन 3 दिन लगते हैं और पंजनत पहुँचने के बाद हमें पता चलेगा कि गुड्डू बैराज पर कितना पानी आ सकता है। इसी तरह सैलाब को पंजनत से गुड्डू पहुँचने में भी 2 दिन लगते हैं, तो तवक्को है कि 6 सितंबर को ये बड़ा सैलाबी रेला गुड्डू बैराज से गुजरेगा, जबकि NDMA के मुताबिक ये सैलाबी रेले 3 सितंबर को पंजनत के मकाम पर 5,70,000 से 6 लाख क्यूसिक के बहाव के साथ इकट्ठे होंगे और 5 सितंबर की सुबह दरिया सतलज से 80,000 से 1 लाख क्यूसिक का रेला पंजनत के मकाम पर शामिल होगा और तीनों दरियाओं से रेलों की आमद के बाद पंजनत के मकाम पर मजमूई तौर पर 6.5 लाख से 7 लाख क्यूसिक का बहाव मुतवक्के है। NDMA के मुताबिक पंजनत से ये रेला 6 सितंबर की दोपहर तक गुड्डू बैराज पहुंचने का इम्कान है। इसके अलावा आज दरिया सिंध में पानी की आमद में भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और रहीम यार खान में चांचड़ा शरीफ के मकाम से तकरीबन 3,31,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। सारी सूरत हाल में इस वक्त मुल्तान में सैलाब की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। इमरान चौधरी, बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। आप मुसलसल सूरत हाल बताते आए हैं, अब पानी पहुँच रहा है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पानी जो है वो इस वक्त मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है। इस वक्त मैं हेड मोहम्मद वाला के मुकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ पर इस वक्त 4.5 लाख क्यूसिक पानी जो है वो गुजर रहा है और हेड मोहम्मद वाला रोड और हेड मोहम्मद वाला जो पुल है वहाँ पर पानी का दबाव, मैं थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन करूँ कि ये हेड मोहम्मद वाला जो रोड है, क्योंकि ये दरिया के अंदर बनाई गई है, जिस वक्त ये सड़क बनाई गई तो इसके जो लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे यहाँ झोंक वैस तक का इलाका है, बोसन उताड़, ये दर्जनों बस्ती हैं। यहाँ पर पानी की रुकावट की वजह से जो दरियाई इलाका है, पानी का जो सतह है वो बुलंद होती है और काफ़ी ज़्यादा बुलंद होना शुरू हो जाती है। और यहाँ से जो हल्का इंतखाब है ये मुल्तान के एक बड़े सियासी ख़ानदान के चश्मो चराग, यहाँ से MNA हैं और उनके भाई तहसील शुजाबाद से MNA हैं, तो उनकी जानिब से जो है वो इंतज़ामिया के ऊपर ये दबाव है कि इसको जल्द अज जल्द जो है वो ब्रीच कर दिया जाए। आज सूबाई वज़ीर आपाशी यहाँ पर आए तो हमने जब उनसे ये सवाल किया तो उनका भी ये कहना था कि सियासी ख्वाहिशों पर या किसी बड़े शख्स की सियासी की ख्वाहिश पर हम ये बंद नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि उनके ऊपर पब्लिक की जानिब से इसलिए ज़्यादा दबाव है कि अगर ये सड़क को ब्रीच कर दिया जाएगा तो पानी तेज़ी के साथ आगे चला जाएगा, तो इस इलाके में जो 15-18 फुट अकबर फ्लड बंद के साथ पानी इसका चढ़ा हुआ है वो नीचे हो जाएगा और लोगों की जो फसलें तो तबाह हो चुकी हैं, लेकिन बागात बच जाएंगे और लोगों के घर जो हैं
कच्चे घर तो गिर चुके हैं, लेकिन जो पक्के घर हैं वो गिरने से बच जाएंगे। तो लिहाजा इस सड़क के ऊपर जो है वो थोड़ा सा इस ब्रीच करने में सियासत का अंसर भी है, लेकिन इंतज़ामिया ये कह चुकी है कि हम ये किसी की ख्वाहिश पे नहीं करेंगे। यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर गेजेस की बजाय यहाँ पे लोकली एक पैमाना फिट किए गए हैं जिनके पॉइंट्स होते हैं वो 410 पॉइंट हैं। जिस वक्त उसके ऊपर रेड निशान लगा हुआ है 413 जो है वो हाई रिस्क है, और जिस वक्त वो 416 पॉइंट्स के ऊपर पानी उसको टच करेगा तो उस वक्त जो है वो ब्लास्ट कर दिया जाएगा। और ब्लास्ट की तमाम तरह जो तैयारी है वो मुकम्मल हो गई है। आज आला हुकाम की जानिब से यहाँ पर ब्रीफिंग दी गई थी कमिश्नर को, और उनको कहा गया था कि अगर आपने ब्रीचिंग करवानी होगी तो ये दिन के टाइम होगी, या मगरिब से पहले करवा ली जाए, या ये सुबह नमाज फजर के बाद की जाए। तो पानी की रफ्तार को देखते हुए यही फैसला किया गया है कि अगर टेक्निकल कमेटी सिफारिश करेगी तो ये सुबह के औकात में जो है यहाँ पर पानी का दबाव मज़ीद बढ़ेगा इस पर। और ये 6 साढ़े 6 लाख 8 लाख वाली कहानी नहीं है, क्योंकि पीछे से जो है रंगपुर के नज़दीक जो है वो बंद तोड़ा गया या टूट गया, उसकी वजह से पानी 1 से 1.5 लाख जो है वहाँ पर स्प्रेड हुआ और पानी का थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ। और सिदनाई के ऊपर भी इस वक्त पानी 1,67,000 क्यूसेक इस वक्त 8 बजे की गेज के मुताबिक जो है वो चल रहा है। तो वहाँ पे भी माई सफूरा अगर बंद को तोड़ा जाता है तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर पड़ेगा और पानी की रफ्तार जो है वो थोड़ी कम होगी। तो आज की रात मुल्तान के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, देखा जाएगा। इस वक्त भी इंतज़ामिया जो है इस ब्रीचिंग सेक्शन पर मौजूद है और सारा दारोमदार पीछे की जो पानी का प्रेशर है उसको देखने पर किया जा रहा है। अगर हम रिलीफ की बात की जाए तो आज लोगों का जो था वो सबसे बड़ा जो मुतालबा था उनका पहले था कि उनको महफूज मुकामात पर कश्तियाँ दी जाएँ जिसके अंदर यहाँ पर उनको खातिर ख्वाह मदद नहीं मिली। अब उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो उनका था कि हमें कम से कम टेंट दिए जाएं। ADCR मुल्तान जो कि फोकल पर्सन है उनसे जब हमारी बात हुई तो उनके अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्तान में सिर्फ 2250 टेंट PDMA, NDMA, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और रेस्क्यू 1112 की जानिब से उनको दिए गए हैं। 4 लाख लोग ADCR की फिगर के मुताबिक जो हैं वो मुतासरीन हैं और उनके लिए सिर्फ 2250 खैमे हैं। और उनका ये कहना था कि हमने 2000 खैमों के लिए PDMA को आज सुबह रिक्वेजिशन भेजी थी, लेकिन आगे से उनका वर्बली ये जवाब आया कि अभी हमने चिन्योट, झंग और अपर में भी खैमे दिए हुए हैं, तो लिहाजा अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो इस वक्त लोगों को जो सबसे ज़्यादा अगर परेशानी की बात की जाए, जो लोग अब वहाँ से निकल आए हैं बड़ी तादाद तो वो है जो अपने अजीज़ो क़रीब के घर चली गई है। उनके जो मवेशी हैं वो ज़रूर खुले आसमान के नीचे हैं। अगर उनके जो चारा है उस वक्त सबसे बड़ा मसला है, और वो जो लोग मवेशियों के साथ हैं इस वक्त उनकी जो सबसे बड़ी इस वक्त जो ज़रूरत है वो उनकी टेंट है और मच्छरदानी। इस वक्त सैलाब का एरिया है और रात के टाइम जो है यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मौसम शहरों में शायद इतना ज़्यादा अभी तब्दील नहीं हुआ। गुज़श्ता रात भी मुल्तान में हल्की हल्की बारिश होती रही थी, अभी भी 2-3 दिन जो है वो रात के टाइम बारिश की तवक्को की जा रही है। तो इसलिए जो छत है खा वो जो है वो वाटर प्रूफ हो या टेंटों की हो, वो इस वक्त लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन वो इंतज़ामिया की जानिब से जो है मुखैर हज़रात आ रहे हैं लेकिन वो खाना दे रहे हैं, उनको भी शायद अभी तक ये अवेयरनेस जो थी वो नहीं है कि इस वक्त ज़रूरत है उनको मच्छरदानियों की या उनको टेंटों की। तो ये ज़रूरत है। पहले इंतज़ामिया जो थी वो कह रही थी कि हमारे इंतज़ामात मुकम्मल हैं, लेकिन हमने 12 मरतबा इस तरफ तवज्जो दिलवाई कि इंतज़ामिया के पास वसाइल की कमी है। तो बिला आखिर आज उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे पास जो है टेंट्स की जो है वो कमी है। इस वक्त जो रिलीफ ऑपरेशन जो है वो महफूज इलाकों पर मुंतकिल करने वाला वो तो ख़त्म हो चुका है। अब जो है जो लोग महफूज मुकामात पर आ चुके हैं अब उनको किस तरह से यहाँ पे जो है, क्योंकि अगर ये पानी उतर भी जाता है, ये ब्रीचिंग नहीं भी होती, फिर भी ये जो लोग बेघर हुए हैं ये पानी उतरने के बाद भी 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक वापस नहीं जाएंगे मिनिमम। तो वो 1 महीने तक कहाँ रहेंगे? तो लोग यहाँ पे जो फ्लड बंद हैं उनके ऊपर बैठे हुए हैं और उनकी नज़रें जो हैं वो इंतज़ामिया की तरफ हैं। आज तमाम दिन जो इंतज़ामिया की जो फोकस था वो ब्रीचिंग पॉइंट्स की तरफ था, और ये था शेरशाह के नज़दीक जो है जो शेरशाह पुल है वहाँ पर भी 8 बजे की गेज के मुताबिक 4,10,000 क्यूसेक पानी वहाँ से गुजर रहा है। पहले हेड मोहम्मद वाला पुल से पानी गुजरता है और उसके बाद जो है वो शेरशाह पुल के पास भी गुजरेगा। दूसरा ब्रीचिंग पॉइंट जो है वो शेरशाह के पुल के पास है, लेकिन कोशिश कहा यह जा रहा है कि उसकी ब्रीचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शेरशाह से पहले जो दरियाई बस्तियाँ थीं, बस्ती लाबड़, बस्ती वालवट, वहाँ पर जो है वो पानी आ चुका है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिरात बता रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।